हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का जो नया किताब है सामाजिक विज्ञान का, उसका चौथा चैप्टर। तो 3 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं और अभी तक अगर आप 3 चैप्टर नहीं देखे हैं सामाजिक विज्ञान का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से जाके आप उसको देख लीजिए। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 7 में है तो बहुत अच्छा है, और दूसरे अगर एग्जाम का भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तो सारे एग्जाम में एनसीईआरटी सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपोर्टेंट है, और बिना एनसीईआरटी का आपका जो तैयारी है बेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसको आप पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए। तो चलिए, फोर्थ जो चैप्टर है आपका वह है आपका नवरंभ नगर एवं राज। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी बहुत इंपोर्टेंट है, जानते हैं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, इस सब के लिए जो आपका बेस तैयार करेगा वो आपका क्या है, एनसीईआरटी। ध्यान रखिएगा। तो फोर्थ चैप्टर में क्या है, नवारंभ। नवारंभ मतलब याद रखिएगा, एक होता है आरंभ। आरंभ मतलब शुरुआत करना, प्रारंभ मतलब फिर से शुरुआत करना, और नवारंभ का मतलब होता है एक नई शुरुआत करना। तो यहां पे हम एक नई शुरुआत देखेंगे कि कैसे एक नई शुरुआत हुआ नगर बनने का और राज्य बनने का। तो अभी जो हम लोग नगर देख रहे हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, जो राज हम लोग देख रहे हैं, अलग अलग जो भारत में राज है, इसका आधार कैसे बना वो चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, आपको 2 चीज ध्यान में रखना है। एक था आपका प्रथम नगर या प्रथम नगरीकरण, याद रखिएगा, प्रथम नगरीकरण ये कब था? तो जो आपका हड़प्पा सभ्यता था, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो हड़प्पा सभ्यता था उसी को हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, प्रथम नगरीकरण। तो 2000 ईसा पूर्व में ही एक नगर बस चुका था उत्तर पश्चिम दिशा में। तो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला दिशा है, जहां पे सिंधु नदी था, वहां पे एक नगर बसा था। नगर मतलब याद रखिएगा शहर, एक शहर बसा था जहां पे बहुत जगह के लोग, भारत के अलग अलग गांव से लोग आकर बसे थे। जहां पे एक चौड़ा रोड था, बड़ा बड़ा भवन था, स्नान घर था जहां पे लोग नहाते थे, सबके घर में बाथरूम था, पानी निकासी का नाला था ना, पका हुआ ईंट से वो लोग मकान बनाते थे, हर चीज उनके पास था। एक बर्तन था, लोहा का इस्तेमाल करते थे, तांबा का इस्तेमाल करते थे, चांदी का इस्तेमाल करते थे, ये सारा चीज उनके पास उस समय सुविधा था। तो उसको हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, प्रथम नगरीकरण। क्या बोलेंगे? प्रथम नगरीकरण। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो हड़प्पा सभ्यता था उजड़ गया। वहां पे जो जलवायु है, जो मौसम है, बदलना शुरू हो गया। कभी खूब बारिश होता था, कभी बारिश होता ही नहीं था, सुखाड़ पड़ने लगा, कभी बाढ़ आने लगा, जिसके कारण जो है उन लोग जो कृषि करते थे, जो खेती करते थे, उसमें रुकावट आ गया। और धीरे 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 लोगों को वहां पे दिक्कत होने लगा, तो वो लोग फिर अपने अपने गांव वापस आने लगे। धीरे 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 वो जो हड़प्पा सभ्यता था, जो हड़प्पा नगर था, वो उजड़ गया, समाप्त हो गया। तो याद रखिएगा, प्रथम नगरीकरण जो है किसको बोलेंगे? हड़प्पा सभ्यता को। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद नगरों का विकास रुक गया। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता खत्म हुआ, तो जो प्रथम नगरीकरण था हड़प्पा सभ्यता, वो क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। उसके बाद एक द्वितीय नगरीकरण बना। प्रथम नगरीकरण याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता, जो सिंधु नदी के आसपास वाला क्षेत्र में बना था। वहां पे एक नगर बना था जहां पे अलग अलग भारत के गांव से लोग आए थे, बसे थे। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, एक द्वितीय नगरीकरण स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसके बाद कई सालों तक कोई नगर नहीं बना। फिर से एक दूसरा नगरीकरण स्टार्ट हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण। और इस चैप्टर में हम लोगों को द्वितीय नगरीकरण के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब यह जो द्वितीय नगरीकरण है, ये कहां पे बसा? हड़प्पा जो सभ्यता है, प्रथम जो आपका नगरीकरण हुआ वो कहां पे बसा था? हड़प्पा सभ्यता जो था कहां पे बसा था?
सिंधु नदी के आसपास। और यह जो आपका द्वितीय नगरीकरण है ये कहां पे फला फूला, ये कहां पे बसा, तो याद रखिएगा गंगा नदी के आसपास। तो हमेशा पहले के लोग जो रहते थे ना, या राजा ओजा जो भी रहता था, याद रखिएगा वो अपना जो क्षेत्र बनाता था, अपना जो राजधानी बनाता था, लोग जो ज्यादातर शहर में बसते थे, नगर में बसते थे नदी के आसपास। गांव में भी लोग को देखिएगा नदी के आसपास, क्योंकि उस समय जो भी पानी पीने का हो, खेत में पानी डालने का हो, ठीक है, पशु को नहाने का हो, कपड़ा साफ करना हो, ये सब हम लोग कहाँ करते थे? नदी में करते थे। इसलिए ज्यादातर लोग जो थे नदी के आसपास रहना पसंद करते थे, ताकि उनका जीवन जो है आसान हो जाए, ताकि वो अच्छा से खेती कर सके, अच्छा से फसल को उगा सके, खेतों का सिंचाई कर सके। इसके लिए वो लोग जो थे नदी के आसपास, याद रखिएगा, रहना पसंद करते थे। तो याद रखिएगा प्रथम जो नगरीकरण बना किसके आसपास? सिंधु नदी के आसपास, जो हड़प्पा सभ्यता था। और जो दूसरा नगरीकरण बना वो याद रखिएगा गंगा मैदान के आसपास। तो द्वितीय नगरीकरण के कारण क्या है? गंगा मैदान है, जहां पे जो जमीन है गंगा मैदान वाला, वो आपका क्या है? उपजाऊ है, जहां पे बहुत सारा हम बीच वाला जितना भी राज्य है उसी में तो आता है। बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये सब आसपास किसके हैं? गंगा नदी। यहाँ पे कृषि का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे नदी था, उपजाऊ जमीन था, जिससे कृषि क्या हो गया? आसान हो गया। यहीं पे बहुत ज्यादा लोहा का उपयोग किया गया। लोहा से अलग अलग औजार बनाया जाता था खेती के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। उसके बाद व्यापार और नया व्यापारी मार्ग, व्यापार बढ़ा। अब शहर में देखिए, शहर में कितना व्यापार होता है, काम भी मिल जाता है लोगों को, व्यापार भी हो जाता है। और शहर में व्यापार करने के लिए अलग अलग नया नया रास्ता बनाया जाता है। तो उस समय भी जब द्वितीय नगरीकरण जब बन रहा था, तो अलग अलग व्यापार हो रहा था, और व्यापार करने के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जा रहा था, अलग अलग मार्ग बनाया जा रहा था। उसके बाद है जनसंख्या में वृद्धि। तो याद रखिएगा सभी लोग गांव से जब शहर में आने लगता है, नगर में आने लगता है, तो नगर का जो जनसंख्या है, नगर का जो आबादी है, बढ़ने लगता है ना। तो आप देखिएगा के आसपास जो शहर है उसका आबादी ज्यादा रहता है, क्षेत्र कम रहता है लेकिन आबादी ज्यादा रहता है, मतलब घना आबादी हो जाता है, क्योंकि सभी गांव से, अगल बगल के गांव से वहां पे लोग बसने लगते हैं। क्योंकि शहर में लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको सारा सुविधा मिल रहा है। सबसे पहले तो उनको पूरा पढ़ाई मिलेगा, अच्छा अच्छा स्कूल मिलता है, अच्छा अच्छा कोचिंग मिलता है, सारा साधन मिलता है, अच्छे अच्छे माहौल रहता है। इसके कारण लोग वहां पे जाते हैं। लेकिन शहर से कुछ फायदा भी होता है तो बहुत सारा नुकसान भी है। घर एकदम सटा सटा रहता है, आसमान देखना कौ दिन हो जाता है, घर के बाहर निकलना कौ दिन हो जाता है, काम कीजिए घर में आइए, काम कीजिए घर में आइए, दुआर उबार नहीं रहता। जिस तरह गांव में हम लोग का दुआर रहता है, पेड़ पौधा शहर में आपको नहीं मिलेगा। गांव में देखिए हर जगह हरा भरा है ना, शहर में आपको कम लोग जानेगा, गांव में हर लोग जान रहा है ना। गांव का हर एक बुढ़ऊ लोग आपके बारे में बता देगा, केकर पोता बा, केकर बेटा बा, सारा चीज बता देता है। लेकिन शहर में ऐसा बात नहीं है। तो गंगा का उपजाऊ मैदान, कृषि का विकास हुआ, लोहे का खूब उपयोग हुआ, व्यापार हुआ, व्यापार का नए नए रास्ते खोला गया, और जनसंख्या में वृद्धि हुआ, जिसके कारण याद रखिएगा द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ। फ्रेंड्स, आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सारा सिलेबस आपका पूरा कर रहे हैं। तो आपके घर में कोई क्लास 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो या 10 का हो, 10 का भी स्टार्ट नहीं किए क्योंकि सिलेबस बदलने वाला है। 9 का नया सिलेबस आ गया है, तो बहुत जल्द हम लोग 9 का नया सिलेबस को पढ़ेंगे, ठीक है। अभी किताब मार्केट में नहीं आया, आ जाएगा तब। तो क्लास 6 का, 7 का, 8 का यहाँ पे पूरा कंटेंट तैयार किया गया है। क्लास 6 का पूरा तैयार है, साइंस और मैथ और SST। क्लास 7 का और 8 का SST और साइंस स्टार्ट है, कुछ मैथ करा है, कुछ बाकी है, उसको भी करा देंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपके घर में कोई 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, सब बच्चे यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं आसानी से। तो NCERT बहुत भारी बना दिया गया है, लेकिन हम पूरा मदद करेंगे जिससे आपका NCERT जो है आपको आसान लगे। NCERT का हर एक बिंदु आपको समझ में आएगा, और हिंदी के साथ साथ जो इंग्लिश टर्म है उसको भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो दिल से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चैनल का जो ऐप आ गया है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा।
वहां पे सारा मटेरियल आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, एमसीक्यू मिल जाएगा, उससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब द्वितीय नगरीकरण कैसे पता चला? जो हड़प्पा सभ्यता के बाद भी एक नगर बसा था जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय नगरीकरण। देखिए हड़प्पा सभ्यता कैसे पता चला? तो हड़प्पा सभ्यता जहां पे था, सिंधु के आसपास वाला जो क्षेत्र था आपका, वहां पे क्या हुआ भैया? खुदाई हुआ ना। खुदाई होने पर बहुत सारा चीज निकला, बाल्टी निकला, लोटा निकला, कंघी निकला, मूर्ति निकला, सिक्का पैसा वैसा निकला, ईटा निकला, घर दबा हुआ निकला। तो लोगों को लगा जे यहां पे लोग बसते थे और धीरे 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 वैज्ञानिक लोग उस पर रिसर्च किए, पता किए, एक एक चीज को खोद खोद के निकाले। फिर खोद के जब निकालते गए, मिट्टी को हटाते गए, तो देखे भैया अलग अलग घर है। घर तो टूट गया है लेकिन उसका जो ढांचा है वो अभी भी है। और देखिएगा यूट्यूब पे इस पे सर्च कीजिएगा तो आपको अलग अलग दिख जाएगा। चौड़ा सड़क है, ईटा का पूरा घर बना हुआ है ना, नहाने वाला एक स्नान घर है, फिर एक मोहल्ला में वो स्विमिंग पूल टाइप का है नहाने वाला, अलग अलग चीज आपको दिख जाएगा। उसी तरह द्वितीय नगरीकरण का भी बहुत सारा सबूत मिला, बहुत सारा साक्ष्य मिला ना। प्राचीन नगरों का बहुत सारा अवशेष, अवशेष याद रखिएगा, अवशेष का मतलब होता है जैसे आप कोई लोहा है मिट्टी में दब गया तो लोहा धीरे 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 बहुत पुरान हो जाएगा, झकरिया जाएगा, उसी को बोलते हैं अवशेष। कोई पशु अगर मर रहा है, कोई आदमी अगर मर रहा है तो क्या होगा? सारा उसका जो मांस है खत्म हो जाएगा, लेकिन हड्डी बच जाएगा, तो हड्डी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशेष बोलेंगे। तो जो भी चीज मिट्टी में दब जाता है और बहुत समय बाद जब आप निकालते हैं तो वैसा नहीं रहता है जैसे पहले था, लेकिन उसका कुछ ना कुछ भाग तो बचा रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अवशेष बोलेंगे। ध्यान रखिएगा ये सब जो है बहुत बार बार आएगा, अवशेष। तो प्राचीन नगर में मिट्टी को खोदा गया तो बहुत सारा चीज मिला भाई। मिट्टी का बर्तन मिला, सिक्का मिला, बहुत सारा औजार मिला, भवन मिला जो दब गया था। तो उससे पता चला जे हड़प्पा सभ्यता के बाद भी एक नगर बना था। उसी नगर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये हो गया आपका खोदाई। खोदाई से तो पक्का हो गया भाई जो एक शहर बसा था। लेकिन और भी जानकारी, उस समय राजा था कि नहीं था, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, लोग पढ़े लिखे थे कि नहीं, लोग लिखते थे कि नहीं, उसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगा? सामान से तो पता चल जाएगा कि भाई वहां पे लोग थे। तो उसके लिए है आपका किताब। उसके लिए क्या है? किताब। तो बहुत सारा पुराना आपका प्राचीन मतलब याद रखिएगा, पुराना साहित्य मतलब आप याद रखिएगा किताब, ठीक है, जहां पे सारा जानकारी दिया रहता है। तो बहुत सारा पुराना किताब था जो धार्मिक भी था, ठीक है। जैसे उत्तर वैदिक साहित्य, जब वेद लिखा गया था तो उस दौर को हम लोग बोलते हैं वैदिक, याद रखिएगा। तो उत्तर वैदिक साहित्य में यह जो सेकेंड आपका नगर बसा था उसके बारे में जानकारी मिला। जो बौद्ध ग्रंथ है, जो बौद्ध साहित्य है बुद्ध लोगों का, उसमें जानकारी मिला। जो जैन साहित्य है, जो जैन ग्रंथ है, जैन लोगों का जो धार्मिक किताब है, उसमें इसके बारे में जानकारी मिला। जो हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद हजारों वर्ष बाद एक दूसरा नगर बसा था, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग किताबों से भी पता चलता है जो एक सेकेंड नगर, एक दूसरा नगर बना था हड़प्पा सभ्यता उजड़ जाने के बाद। अब सेकेंड नगरीकरण में हम लोग पढ़ेंगे जो द्वितीय जो नगरीकरण हुआ, तो हड़प्पा सभ्यता में तो बहुत सारा चीज मिला उतना साल पहले। अभी आप 100 साल 200 साल पीछे चले जाइए तो गांव में देखिएगा कुछ नहीं था। जो आज हम लोग देख रहे हैं उसमें से कोई चीज नहीं था, सारा घर फूस का ही था। कहीं कहीं ईटा उटा का, वो ईटा ऐसा जो फुसफुसवा ईटा का घर बनता था, फूस का था पूरा, और सरहे था, जंगल था, बाइक वोक नहीं था, टीवी भी नहीं था, मोबाइल वोबाइल नहीं था, चश्मा उसमें कुछ नहीं था।
कपड़ा और रोटी के अलावा लगभग कुछ नहीं था। 200 साल 300 साल पीछे जाइएगा तो बहुत कम संसाधन, लेकिन फिर भी 2000 कई हजार वर्ष पहले एक शहर बसा था जिसका नाम था आपका हड़प्पा सभ्यता। तो द्वितीय नगरीकरण में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारा जनपद बना। जनपद क्या है आपको हम समझाएंगे। महाजनपद बना, बड़ा बड़ा नगर का विकास हुआ, व्यापार बढ़ा, ठीक है, और अलग अलग राज्य भी बना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग द्वितीय नगरीकरण में समझेंगे जनपद क्या होता है और महाजनपद क्या होता है। ये बार बार आएगा वो, जनपद क्या है और महाजनपद क्या है। तो अभी अगर हम भारत को देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा राज्य है ना। एक देश जो होता है बहुत सारे राज्य से मिलकर बनता है, और राज्य का बात करेंगे तो एक राज्य में बहुत सारा क्या है, जिला है। जिला के अंदर बहुत सारा प्रखंड है, प्रखंड के अंदर बहुत सारा क्या है, पंचायत है, पंचायत के अंदर बहुत सारा गांव है, गांव के अंदर बहुत सारा टोला है, टोला के अंदर अलग अलग कस्बा है, ठीक है, अलग अलग समूह का लोग रहता है। उसी तरह पहले का अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो पहले का जो छोटा छोटा राज्य होता था उसको बोलते थे जनपद। तो याद रखिएगा, जनपद मतलब छोटा राज्य, जनपद मतलब छोटा राज्य। तो जो पहले का छोटा राज्य होता था उसको बोला जाता था जनपद। क्या बोला जाता था, जनपद। और महाजनपद मतलब याद रखिएगा बड़ा राज्य। क्या याद रखिएगा, बड़ा राज्य। तो जो छोटा क्षेत्र था उसको बोला जाता था जनपद, और जो बहुत बड़ा जनपद में जब भीड़ बढ़ने लगता था, जनपद तरक्की करने लगता था, बड़ा हो जाता था, लोग ज्यादा हो जाते थे, तो उसको बोला जाता था, याद रखिएगा, महाजनपद। अब जनपद को पहले समझते हैं, फिर महाजनपद हम लोग को समझ में आएगा। जनपद वह क्षेत्र था जहां एक ही तरह के लोग निवास करते थे। तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पे एक ही तरह के लोग रहते हैं, एक ही तरह के भाषा बोलते हैं, उनका संस्कार लगभग एक ही तरह का है, वैसे जगह को बोला जाता था जनपद। और हर एक जनपद का एक राजा होता था जो वहां पे शासन करता था। तो याद रखिएगा, जो जनपद था उसका एक राजा था जो वहां पे शासन करता था, और सभी लोगों का एक तरह का भाषा था, एक तरह का संस्कृति था, एक तरह का पहनावा था, एक तरह का खान पान था। आज भी अगर गांव में आप देखिएगा तो उस गांव का अलग बोली होता है, एक तरह का पहनावा रहता है। वहां पे आपका मतलब धर्म के आधार पे नहीं होता है, वहां पे जाति के आधार पे नहीं होता है। वहां पे गांव में आप देखिएगा जो लोग होंगे इतने घुल मिल के रहते हैं, अगल बगल में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, जिसकी वजह से जो है सब चीज मिक्स हो जाता है। सब चीज क्या होता है, मिक्स हो जाता है। हर पर्व लोग मिलजुल के मना रहा है, वो उसके घर जा रहा है, वो उसके घर जा रहा है। इसके वजह से क्या होता है, जो सब चीज एक दूसरे में बढ़ जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता उसका तरीका अलग है, उसका तरीका है। तो पहले क्या होता था, जहां पे एक ही तरह के लोग भाषा बोलते थे, एक ही तरह का संस्कार था, एक ही तरह का परंपरा था, वैसे क्षेत्र को बोला जाता था जनपद, और वहां का एक राजा होता था, ठीक है, और जो राजा होता था उसका एक राजधानी होता था। तो जनपद समझ गए। अब यह जो जनपद है, बहुत सारा जनपद था भारत में, पहले बहुत सारा जनपद था। और पहले जब भी हम लोग भारत का बात करेंगे ना, तो अभी का भारत नहीं ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान भारत में था, बांग्लादेश भारत में था, पाकिस्तान भारत में था। तो उत्तर वाला जितना भी क्षेत्र आप देखिएगा सब आपका किस में था, भारत में था। तो इसका ध्यान में रखिएगा, जब भी हम प्राचीन भारत का बात करेंगे तो आपको वो वाला सारा एरिया को ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, इस सब को अलग नहीं करेंगे। सभी हम लोग को जो एरिया है वो भारत में ही था, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष, पहले का जो भारत देश था उसका एक और नाम था भारतवर्ष। चलिए अब महाजनपद कैसे बना। अब यह जो जनपद था छोटा था, जहां एक ही तरह के लोग थे, एक ही तरह का संस्कार था, एक ही तरह का वहां पे क्या था, परंपरा था, सिस्टम था। अब इसमें क्या हुआ, राजा मेहनत किया, दूसरे जनपद से लड़ाई किया और उसको भी मिला लिया। कोई जनपद तरक्की करने लगा, दूसरे जनपद को राजा लड़ाई लड़के अपने में मिला लिया। उस जनपद का वह धीरे 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 बड़ा होता गया। तो जब जनपद विकसित होकर विकास करके
बड़ा बन गया तो उसको बोला गया महाजनपद। क्या बोला गया? महाजनपद। तो याद रखिएगा 8वीं और 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जो जनपद मिल मिलकर, ठीक है, महाजनपद बन गया। और उस समय कितना महाजनपद था? तो 16 महाजनपद था, याद रखिएगा। बड़ा बड़ा राज्य कितना बन गया? 16 राज्य बन गया पूरे भारतवर्ष में, पूरा को मिलाकर। इनका जो विस्तार था याद रखिएगा, पूरा उत्तर से लेकर, ठीक है, दक्षिण तक था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, गंधार जो अफगानिस्तान में है, उसके बाद गंधार से अंग तक, उसके बाद अशमक तक। ये सारा चीज ध्यान रखिएगा, पूरा दक्षिण से लेकर उत्तर तक। ये सब पुराना नाम है, इसका नया नाम हम लोग देखेंगे। अब पूरे महाजनपद में याद रखिएगा जो सबसे शक्तिशाली था उसका नाम था मगध, जिसको हम लोग बिहार बोलते हैं। मेनली इसमें बिहार का जो आपका दक्षिणी वाला भाग था वो सब मगध महाजनपद में था। तो पूरा बिहार समझिएगा ये आपका किसमें था? मगध महाजनपद बना। तो जो आज का बिहार है वही आपका क्या था? मगध महाजनपद। अब कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद का नाम आपको ध्यान में रखना है और उसका राजधानी याद रखना है। मगध जो है उसका राजधानी था राजगृह। क्या था? राजगृह। तो मगध का राजधानी था राजगृह। बाद में मगध का राजधानी बना दिया गया पाटलिपुत्र। किस राजा ने बनाया, क्यों बनाया, हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं। उसके बाद था एक महाजनपद कौशल, जिसका राजधानी था श्रावस्ती। कौशल ये सब आपका यूपी में आएगा। वत्स जो था कौशाम्बी, उसका राजधानी था, ये भी आपका यूपी का क्षेत्र था। अवंती जो है उसका जो राजधानी था उज्जैनी था, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में था। काशी, आज भी आप लोग सुनते हैं काशी, जिसको हम लोग वाराणसी बनारस बोलते हैं, ये भी आपका किस में था? यूपी में था। तो यूपी का क्षेत्र बहुत बड़ा था। तो यूपी में बहुत सारे महाजनपद थे, जैसे यहीं पे आप देख लीजिए, कौशल एक महाजनपद था, वत्स एक महाजनपद था, और काशी एक महाजनपद था, जो किसका भाग था? यूपी का। और मगध वाला जो भाग था याद रखिएगा वो किसका था? बिहार का। तो आज जो हम लोग बिहार देख रहे हैं वो किस महाजनपद में था? मगध। जो हम लोग मध्य प्रदेश का देख रहे हैं वो ज्यादातर हिस्सा किसमें था? अवंती महाजनपद में। तो समय के साथ धीरे 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 बदलाव होता गया, सीमा बदलते गया, और अब जो है अलग अलग राज्य हम लोग देखते हैं। अब ये जो महाजनपद बने, इनका विकास कैसे हुआ? ये महाजनपद जो थे, इतना बड़ा बड़ा जो राज्य बन रहा था, कैसे बन रहा था भाई? तो यहाँ पे क्या था? गंगा का उपजाऊ मैदान था, जो आपको बता चुके हैं। यहाँ पे आराम से लोहा मिल रहा था, लोहा का खूब उपयोग हो रहा था खेती में भी। उसके बाद सैनिक लोगों के लिए हथियार बनाने के लिए भी, ताकि युद्ध हो, लड़ाई हो। कृषि के विकास में बहुत उपयोग किया गया लोहा का, कृषि का विकास बढ़ा, खूब सारा व्यापार हुआ, व्यापारिक रास्ता बनाया गया, और जनसंख्या में वृद्धि हुआ, जो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। अब महाजनपद का क्या क्या विशेषता था? महाजनपद में जो राजा लोग रहते थे वो लोग एक खास तरह का घर बनवाते थे, जिसका नाम होता था किला। किला का मतलब क्या होता है? जैसे लाल किला हम लोग बोलते हैं, किला का मतलब होता है बाउंड्री, एक ऐसा बाउंड्री जो बहुत मजबूत है और बहुत ऊंचा है। तो देखिए, ज्यादातर जो राजा लोग रहते थे, आप भी अगर राजा बनते तो आप घर आप कहाँ पे बनवाते? बोलिए, नदी के आसपास बनवाते। दूसरा, आप मैदानी इलाके में बनाते हैं कि ऊंचाई वाला इलाके में? तो ऊंचाई वाला इलाका में, क्योंकि जब आपका महल जो है वो आपका ऊंचाई पर रहेगा, तो ऊंचाई पर जो आपका दुश्मन है उसको चढ़ने में दिक्कत होगा, युद्ध लड़ने में आपसे दिक्कत होगा। आप ऊपर से आसानी से उसको मार सकते हैं, और नीचे से उसको चढ़ने में, ऊपर जाने में, मारने में दिक्कत होगा। इसीलिए याद रखिएगा, ज्यादातर जो किला बनता था ऊंचाई पर बनता था। एक महल हो गया, और महल का जो बड़ा बाउंड्री होता था बहुत बड़ा, जैसे लाल किला देखिए कितना बड़ा है, उसको हम लोग बोलते थे किला। क्या बोलते थे? किला। तो जो भी राजधानी होता था, जहां पे राजा लोग पूरा शासन करते थे, पूरा उनका, जैसे बिहार का राजधानी क्या होगा? पटना। तो पूरा जो प्रशासन चलता है कहां से चलता है? पटना से चलता है। मुख्यमंत्री क्या है? पटना।
पूरा बड़ा बड़ा जो आईएएस है ना, वो सब लोग कहाँ रहते हैं? पटना। पूरा जो आपका हाई कोर्ट का जज लोग है कहाँ पे है? पटना। तो उसी तरह जो भी राजा का साम्राज्य होता था उसका एक राजधानी होता था जहां से पूरे साम्राज्य को वो लोग कंट्रोल करते थे। तो उनका जो राजधानी था, याद रखिएगा, वो घिरा होता था किससे? किला से। पूरा एक किला से घिरा होता था। उस किला को हम लोग बोलेंगे, याद रखिएगा, प्राचीर। क्या बोलेंगे? प्राचीर। तो राजधानी प्राचीर मतलब किला से घिरी होती थी। दूसरा याद रखिएगा, एक तो किला से घेरेगा ताकि दुश्मन नहीं आ पाए, ऊंचा ऊंचा दीवार रहता था, मजबूत मजबूत दीवार रहता था ताकि दुश्मन कहीं से भी, पीछे से, दाएं से, बाएं से नहीं आ सके। दूसरा जो है, जो किला का जो द्वार बनाया था, मतलब जो उसका गेट था, तो किसी को जाना हो तो गेट चौड़ा नहीं रखा जाता था, पतला रखा जाता था ताकि दुश्मन अगर आए भी तो उसको आने जाने में दिक्कत हो, तेजी से नहीं आ सके। तो गेट पतला बनाया जाता था, याद रखिएगा। जो प्रवेश द्वार था, आप लाल किला में जाके देखिए, लाल किला कितना बड़ा, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका जो रास्ता है देखिएगा ज्यादा चौड़ा नहीं है, ज्यादा चौड़ा नहीं। भाई उतना बड़ा किला तो खूब चौड़ा रास्ता होना चाहिए, गेट बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। और रास्ता सीधा नहीं, और जो गेट बनता है वो सीधा नहीं बनता है। सीधा बनेगा तो दुश्मन आसानी से आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके रास्ता बनाया जाता है ताकि दुश्मन कभी आए भी तो वो जल्दी नहीं पहुंच सके। उसके बाद एक और वो लोग काम करते थे, जो किला होता था, याद रखिएगा, लाल किला को भी देखिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाहर जो है खूब बड़ा एकदम नदी की तरह गड्ढा बनवाया जाता था। क्यों भाई? क्योंकि अगर गड्ढा रहेगा तो दुश्मन को आने में क्या होगा? दिक्कत होगा, और दीवार चढ़ के या दीवार तोड़ के, किला तोड़ के वो अंदर नहीं घुसेगा। इसलिए जो किला था राजा लोग का, उसके बाहर पूरा चौड़ा गड्ढा बनाया जाता था जिससे दुश्मन जो है आसानी से हमला नहीं कर सके। तो उसको बोलते थे परीखा, याद रखिएगा। तो सुरक्षा के लिए जो आपका किला था उसके चारों तरफ एक खाई बनाई जाती थी जिसको बोलते हैं परीखा। याद रखिएगा, ये वर्ड पूछेगा आपका, परीखा मतलब खाई और प्राचीर मतलब किला। ये तीनों चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। जब महाजनपद का विशेषता बताइए, उस समय का जो राजधानी था उसका विशेषता क्या था? तो राजधानी क्या था? राजधानी के बाहर एक किला बनाया जाता था, मजबूत किला। उस किले के बाहर जो था एक गड्ढा खोदा जाता था जिसको प्राचीर, जिसको परीखा बोला जाता है, ताकि दुश्मन आसानी से अंदर नहीं प्रवेश कर सके। और जो प्रवेश द्वार था उसको पतला बनाया जाता था, संकरा बनाया जाता था। याद रखिएगा, संकरा मतलब होता है पतला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएं। तो पहले क्या था भैया? जो द्वितीय नगरीकरण बना, पहला नगरीकरण में राजा नहीं था, याद रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता था उस समय राजा का विकास नहीं होता था, मतलब राजा नहीं बनता था, सब लोग अपना रहते थे। हाँ, छोटे लोग बड़े लोग थे, लेकिन राजा वाला सिस्टम नहीं था। लेकिन जब द्वितीय नगरीकरण का विकास हुआ, यहाँ पे जो राजा काम करता था उसका थोड़ा बहुत सिस्टम था। राजा का बेटा राजा बनता था, नो डाउट, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि राजा का बेटा अगर योग्य नहीं हो, ठीक है, राजा बनने के लायक नहीं हो, तो लोग उसको हटा भी देते थे और दूसरे को राजा बना देते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था जे राजा का जो मंत्री है, जो सिपाही है, जो सैनिक है, राजा को मार के खुद राजा बन जाए, ऐसा भी होता था। तो देखिए, पहले जो राजा लोग थे वो लोग एक सभा बनाते थे, एक समिति बनाते थे। सभा और समिति क्या है? सभा मतलब याद रखिएगा, इस सभा में वैसे लोग को वह राजा चुन के रखता था जो पढ़े लिखे लोग हो और अनुभवी लोग, समझे? पढ़े लिखे लोग को, होशियार लोग को और वरिष्ठ लोग को, थोड़ा सा उम्रदराज लोग को रखता था ताकि उनसे राय मशवरा लेकर, सलाह लेकर अपना पूरा प्रशासन को चलाए। तो याद रखिएगा, सभा में वरिष्ठ लोगों को रखा जाता था, और जो समिति था बाकी जो भी लोग था, ठीक है, उस राजा के क्षेत्र में जो भी लोग था उसको बोला जाता था समिति। याद रखिएगा, तो समिति हो गया सभी लोगों का समूह, और जो आपका सभा हो गया वह हो गया आपका वरिष्ठ लोगों का समूह। तो वरिष्ठ लोगों का जो समूह था उसको सभा, और पूरा जनता का जो समूह था उसको क्या बोला जाता था? समिति। अब देखिए,
राजा को कभी कभी सभा से सलाह लेना पड़ता था और कभी कभी समिति से। जैसे नेता लोग आता है ना, पूरा जनता से बोलता है जी इस बार क्या करेंगे काम, तो पूरा जनता बोलता है। और कभी कभी कुछ लोगों से नेता पूछता है जी इसमें क्या विकास होना चाहिए, क्या काम होना चाहिए। तो सभा याद रखिएगा, इसमें गिना चुना लोग रहता है, जो वरिष्ठ लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उसको सभा में रखा जाता है। बाकी जितना लोग है उसको समिति में रखा जाता है। तो हर एक जनपद में एक सभा होता था और एक समिति होता था। क्लियर हो गया? अब ये सभा और समिति जो है, जो महत्वपूर्ण विषय है ना, जैसे गांव में भी कोई काम होता है, मुखिया लोग काम करता है, वार्ड लोग काम करता है, तो वहां पे भी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत से बात होता है भाई। लोग आके बात करता है कि ना यहाँ से रोड निकलना चाहिए, तो ऐसे होना चाहिए, स्कूल यहाँ पे खोलिए, पानी टंकी यहाँ पे लगाइए, पोल यहाँ पे लगाइए, बिजली यहाँ पे लगाइए। तो ये सब बात होता है कि नहीं? उसी तरह सभा और समिति से राजा लोग क्या करते थे? विचार विमर्श करते थे, सलाह लेते थे, फिर अपना काम करते थे। तो याद रखिएगा, सभा में जो वरिष्ठ लोग थे वो लोग रहते थे, और जो समिति था उसमें जो जनता लोग था वो लोग रहता था। मतलब घर नहीं है, याद रखिएगा। सभा मतलब समूह, समिति मतलब भी समूह। सभा किसका समूह है? जो बुजुर्ग लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, उनका समूह। और समिति जो है जितना भी जनता है उसका समूह। जैसे गांव में अगर हम बात करेंगे तो गांव का पूरा जो लोग है, जो वोटर है, उसको समिति बोलेंगे। और ऐसा लोग ना जो पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो सलाह देता है मुखिया को, वार्ड को सलाह देता है, वैसे लोग का समूह को बोलेंगे सभा। अब राजा का भूमिका क्या है? तो राजा जो है सभा, समिति और मंत्रियों का जो सलाह होता था उसके हिसाब से वो शासन करता था। भाई जो राजा है या जो हम लोग का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री होता है, वो अपने आप थोड़े काम करता है, पूरा एक सिस्टम होता है, मंत्री होता है, पूरा अलग अलग ऑफिसर होता है, वो सब लोग बनाता है चीजों को, फिर समझाता है, फिर उस पर प्रधानमंत्री लोग साइन करते हैं, फिर काम आगे बढ़ता है। उसी तरह राजा जो है अपने आप थोड़े काम करेगा, उसका एक मंत्री होता है, समिति होता है, सभा होता है, उससे मशवरा करेगा, सलाह लेगा, यह काम किस तरह हो, सभी लोग चर्चा करेंगे, फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। अयोग राजा को पद से हटाया भी जा सकता था। उस समय राजा ऐसा नहीं था कि एक बार राजा बन गया तो बन गया, ठीक है। अगर राजा अयोग है, उसके लायक नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटाया भी जा सकता था। राजा का पद लगभग ऐसे ही था, वंशानुगत। वंशानुगत याद रखिएगा, वंशानुगत मतलब वंश बाई वंश जो चलता जाए, मतलब राजा का बेटा ही ज्यादातर राजा बनता था। लेकिन अगर राजा का बेटा या राजा उस लायक नहीं है तो उसको लोग हटा भी देते थे। दूसरा, कभी कभी ऐसे भी होता था, सैनिक अगर कोई मजबूत हो जाए ना, वो राजा को मारकर, राजा को हटाकर खुद राजा भी बन जाता था। तो राजा का बहुत सारा प्रमुख कार्य आपको बता दिए। कुछ और प्रमुख कार्य था, जैसे वो टैक्स वसूलता था, क्योंकि टैक्स जब नहीं वसूलेगा तो फिर राजा शासन कैसे करेगा, जो राजा का सिस्टम है कैसे चलेगा। जिस तरह आज हम लोग अगर टैक्स नहीं दे तो सरकार चलेगा, देश चलेगा? नहीं चल पाएगा। तो किसी सरकार को, किसी राज्य को, किसी क्षेत्र को चलाने के लिए, पूरा सिस्टम बनाए रखने के लिए लोगों से टैक्स लिया जाता है। तो यह जो टैक्स है उसी को हम लोग बोलते हैं राजस्व या कर। हम लोग हर चीज पे टैक्स देते हैं, कोई भी चीज आप खरीद रहे हैं उस पर आप टैक्स दे रहे हैं ना। तो ये सारा टैक्स जो है सरकार के पास जाता है, और सरकार जो है लोगों के लिए अलग अलग काम करता है, रोड बनवाता है, बिजली देता है ना, हॉस्पिटल खुलता है, स्कूल खुलता है, ये सब में खर्च करता है। अगला कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना। राजा का यह भी काम होता था जो अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखे। दुर्ग और परिखा का निर्माण, राजा जो होता था इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता था, ध्यान रखिएगा। दुर्ग का मतलब क्या? दुर्ग मतलब याद किला, ठीक है। और परिखा मतलब होता है किला के बाहर जो गड्ढा होता था, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखता था कि राजा को हमेशा डर रहता था जो दूसरा राजा, दूसरा दुश्मन अगर मेरे पर हमला कर देगा तो हम बचेंगे कैसे। तो अपने सुरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए, ताकि दुश्मन हमारे तक नहीं पहुंच पाए, हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाए, इसके लिए क्या करता था? दुर्ग बनाता था, बड़ा बड़ा किला बनाता था, मतलब बड़ा बड़ा बाउंड्री बनाता था, बहुत ऊंचा ऊंचा, बहुत मोटा मोटा। और उसके बगल में, उसके नीचे क्या करता था? बहुत बड़ा बड़ा गड्ढा बना देता था,
जिससे दुश्मन को आने में क्या हो जाए, दिक्कत हो जाए, और उसके अंदर वो अपना राजमहल बनवाता था। तो दुर्ग और परिखा, परिखा मतलब याद रखिएगा किला के चारों तरफ जो गड्ढा होता है, तो खूब बनवाता था। सेना का संचालन करता था, यमराज का रक्षा करता था। अब कुछ महाजनपद है जिसका नाम और उसका राजधानी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मगध याद रखिएगा, जो वर्तमान बिहार है वो आपका मगध है। तो कौशल हो गया, वो आपका उत्तर प्रदेश का कुछ भाग आपको पता है, ठीक है, वो आपका कौन महाजनपद था, कौशल। एक था आपका अवंती, तो जो मध्य प्रदेश है उसका पुराना जो था महाजनपद वो क्या था आपका, अवंती। तो अवंती महाजनपद ही आपका क्या कहलाएगा, आज का मध्य प्रदेश। तो ये तीनों आप याद रखिएगा, मगध, कौशल और अवंती। अब यहाँ पे ये जो चीज आपको बताने जा रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी का अगर हम बात करेंगे तो हम लोगों का जो देश है वहां पे राजा वाला सिस्टम तो है नहीं, अभी जो है पूरा लोकतंत्र है। लेकिन शुरुआत में भी कुछ ऐसा याद रखिएगा, कुछ ऐसा जनपद महाजनपद था जहां पे राजा वाला सिस्टम नहीं था, एक तरह का लोकतंत्र था, जहां पे लोग जो है चुनते थे। अभी हम लोग वोट देके चुनते हैं, ईवीएम से चुनते हैं, बैलेट पेपर से चुनते हैं, लेकिन उस समय जो था हाथ देकर हामी भरकर लोग जो थे राजा को चुनते थे। तो याद रखिएगा, दो बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका हर कंपटीशन में पूछता है। वजी और मल, वजी और मल जो थे गणराज थे, मतलब वहां पे राजा वाला शासन नहीं था, वहां पे याद रखिएगा प्रजा वाला शासन था। वहां पे लोकतंत्र था जहां पे लोग वोट देकर अपना हामी भरकर, ठीक है, वो राजा को चुनते थे। यहाँ सभा द्वारा मतदान से निर्णय लिया जाता था। यहाँ पे जो भी सभा में जो वरिष्ठ लोग थे, जो समझदार लोग थे, वो वोट देकर राजा को चुनते थे। तो राजा का जो चयन है याद रखिएगा सभा करती थी, वहां के जो पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं वो करते थे। जैसे देखिए कोई भी फैसला लेता है ना, उसमें सबको नहीं भेजा जाता है। आपके घर में याद होगा कहीं पे कोई बंटवारा होता है तो जो घर का जो सबसे समझदार होता है वो जाते हैं, पापा जाते हैं, मम्मी जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब बुरा नहीं मानना है, जब पापा से ज्यादा समझदार मम्मी होती है तो मम्मी को भेजा जाता है। पापा भी रहते हैं, मम्मी भी रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं, मम्मी को रखा जाता है क्या, मम्मी ज्यादा समझदार है, ज्यादा चीजों को समझती है। कभी पापा ज्यादा समझदार है तो पापा आगे रहता है, लेकिन मम्मी पीछे से रहती है, जो ये उल्टा सीधा ना कर ले, कमी ना हो जाए, घाटा ना लग जाए। हम लोग भी रहते हैं भाई। उसी तरह अगर मम्मी पापा हैं और बच्चा सब भी बड़ा हो गया, समझदार हो गया है, तो बच्चा सब भी आगे रहता है, मम्मी और पापा पीछे रहता है। तो जो समझदार व्यक्ति है उसी को किसी पंचायती में भेजा जाता है, किसी बंटवारा में भेजा जाता है, ताकि वो चीजों को समझ सके। उसी तरह राजा का जो चयन होता था उसको कौन चुनता था, सभा के जो लोग पढ़े लिखे, जो वरिष्ठ लोग थे, जो अनुभवी लोग थे, वही लोग चुनते थे। इन्हें विश्व के प्रारंभिक गणराज्य में माना जाता है, पूरे विश्व का, ठीक है, ये गणराज्य थे, याद रखिएगा वजी और मल। उस समय के दो ऐसे जनपद महाजनपद थे जो गणराज थे, एक वजी और एक मल। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब महाजनपद बना, जनपद बना, महाजनपद बना, बहुत सारा विकास हुआ द्वितीय नगरीकरण में। उस समय धार्मिक विकास भी हुआ, ठीक है। उसी समय याद रखिएगा उत्तर वैदिक, बौद्ध और जैन, जैन के बारे में आप जानते हैं, बौद्ध के बारे में जानते हैं, और जब वेद लिखा गया उस समय को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तर वैदिक। तो याद रखिएगा जब विकास होता है, जब कोई चीज बनता है तो धर्म का भी विकास होता है। तो उस समय जैन धर्म का भी विकास हुआ, बौद्ध धर्म का भी विकास हुआ, और जो उत्तर वैदिक था उसका भी विकास हुआ, ठीक है। इसमें इसके प्रचार के लिए अलग अलग विद्वान होते थे, अलग अलग भिक्षु, भिक्षु वर्ड याद रखिएगा, ये भी बार बार आएगा। जो बौद्ध धर्म को फैलाता है उसको भिक्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भिक्षु। तो बौद्ध धर्म को क्या करता, फैलाता है। उसका जीवन में यही कार्य रहता है, जो लोगों तक जाना, अपने धर्म के बारे में बताना, सही रास्ता बताना, सही दिशा बताना। वैसे लोगों को हम लोग क्या बोलेंगे, भिक्षु बोलेंगे, ठीक है। और तीर्थ यात्रा द्वारा हुआ, और बहुत लोग ना, जब धर्म आगे बढ़ेगा तो लोग तीर्थ यात्रा भी करेंगे,
बाबा धाम जाएंगे, अलग अलग जगह पे वो लोग क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। तो धर्म के लिए जो यात्रा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा। क्या बोलते हैं, तीर्थ यात्रा। भारतीय कला और संस्कृति का बहुत विकास हुआ, अलग अलग कला बना, अलग अलग लोग स्टेच्यू बनाए, अलग अलग चीज बनाए। उसके बाद अलग अलग संस्कृति का भी क्या हुआ, विकास हुआ। युद्ध और नए राज। तो देखिए सबसे पहले समझिए लोहा। लोहा का बता दिए जी, यह जो आपका द्वितीय नगरीकरण था उसमें लोहा का खूब ज्यादा उपयोग हुआ। लोहा का दो चीज में खूब ज्यादा इस्तेमाल हुआ। एक तो खेती में, खेती का जितना भी औजार है भाई, हल जोतने वाला हो तब, हेंगा हो तब ना, सारा चीज में क्या लगेगा, लोहा ही लगेगा। कुदाल हो तब, खुरपी हो तब, हसुआ हो तब, सब में क्या लगेगा, लोहा लगेगा। दूसरा इसका इस्तेमाल जो है सैनिक लोग का हथियार बनाना है, तलवार बनाना है, भाला बनाना है, रोकने वाला बनाना है, ये सब किससे बनेगा, लोहा से ही बनेगा। तो लोहा का है इस समय खूब ज्यादा इस्तेमाल हुआ। उसके बाद खूब सारा युद्ध हुआ, जनपद के बीच में खूब सारा लड़ाई हुआ, और एक जनपद अगर जीत जाता था दूसरे जनपद को अपने अंदर मिला लेता था, और इस तरह वो महाजनपद हो जाता था। तो महाजनपदों के बीच युद्ध होता गया, गठबंधन होते गए। भाई तू मेरे दोस्त रहेगा, वो दुश्मन है, उस पे हम हमला करेंगे, उसको अपने में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो महाजनपद में एक लड़ाई होता था कि दूसरे महाजनपद को हम हरा के अपने अंडर मिला ले और अपना महाजनपद को और बड़ा कर ले, साम्राज्य बना ले। साम्राज्य मतलब बहुत सारा, जब महाजनपद को मिला लेंगे पूरा मेरा एक साम्राज्य हो जाएगा, पूरा एक बड़ा क्षेत्र हो जाएगा जिसपे हम क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो हर एक राजा यही कोशिश करता था कि मेरा जो साम्राज्य है बड़ा हो जाए, मेरा जो क्षेत्र है वो बड़ा हो जाए। इससे नए राज और साम्राज्य बने। ठीक है, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, कोई हारा, जो जीता उसको अपने अंदर रख लिया, और उससे नया नया राज और नया नया साम्राज्य बना। अब सिक्कों का प्रचलन, उस समय से ही सिक्कों का प्रचलन स्टार्ट हो गया। तो देखो उस समय जो सिक्का बनता था अलग अलग तरह का। पहले जो सिक्का बनता था चांदी का बनता था, याद रखिएगा। उस समय का जो सिक्का होता था चांदी का बनता था, चांदी का शुरुआत को याद रखिएगा। प्रारंभिक जो सिक्का था वो चांदी का आहत सिक्का। आहत सिक्का का मतलब क्या, आहत मतलब याद रखिएगा, मतलब पीट पाट के, ठीक है, उसको हथौड़ी मार के। तो क्या किया जाता था, चांदी का पत्ती काटा जाता था, चांदी का पत्ती काटिए और लोहा से थापा लगाया जाता था। लोहा से थापा, थोड़ा चांदी को गर्म करके लोहा से थापा लगाया जाता था और बोला जाता था ये सिक्का हो गया, वही सिक्का चलता था। ठीक है, तो चांदी पर लोहा का इस सब का थापा लगा के एक निशान बना दिया जाता था, राजा वजा का निशान बना दिया जाता था। तो इसको बोलते थे आहत सिक्के। याद, गला के नहीं बनाया जाता था, हल्का गर्म करके थापा मार दिए, ये होता था आपका आहत सिक्का। आहत मतलब प्रहार करके, मार के, पीट के उसको बनाना है। उसके बाद आया आपका तांबा का, सोना का और अन्य धातु का सिक्का बनेगा। उसमें कैसे सिक्का, इसको गला के बनाया जाता था, जैसे तांबा को गला के, सोना को गला के, चांदी को गला के, इस सब को गला के और फिर उसको एक, जैसे जो ईटा हम लोग बनाते हैं, मिट्टी उट्टी रख के एक बर्तन में रखते हैं कि नहीं, वो जो बर्तन में जो लिखा रहता है उस आकार का हो जाता है। उसी तरह इस सबको, तांबा को, सोना को और जो धातु है उस सबको गला के एक साँचा में रखा जाता था। और साँचा में जो बनावट होता था, राजा का फोटो होता था, राजा का राजधानी का फोटो होता था ना, और वहाँ का जो मूर्ति उर्ति का फोटो होता था वो सब उसमें छप जाता था। तो जब गला के बनाया जाता था तो उसको आहत सिक्का नहीं बोलेंगे। आहत सिक्का मतलब मोहर वाला सिक्का, जिसको मोहर मार के हम बनाए। ठीक है, तो उस समय शुरुआत में यही चला, उसके बाद गला के सिक्का चलने लगा। अगला है वर्ण जाति व्यवस्था। ठीक है, अब इसको देखिए। अब समाज जो है आगे बढ़ रहा था, नगर नया नया बन रहा था, तो समाज में भी अलग अलग समूह बनने लगा, जो समूह आज तक है। अब जो समाज है याद रखिएगा, वो काम के आधार पर उसको जाति में बांट दिया गया। मतलब जो जिस काम को करेगा उसका जाति अलग रखा गया। कोई अगर लोहार का काम कर रहा है, लोहा का काम कर रहा है, लोहा लेके जाइए, हसुआ बना रहा है, उसको पीट रहा है, खुरपी बना रहा है,
त्रिशूल बना रहा है, तलवार बना रहा है, तो लोहा का जो काम करता था उसको लोहार बोल दिया गया। जो कपड़ा साफ करने वाला जो लोग थे उनको बैठा जी या धोबी बोला गया ना। तो अलग अलग काम के आधार पे अलग अलग जाति बनाया गया। जो जो काम करता था, अब देखिए सब्जी वाला अलग है, जिसके काम है जो सब्जी रोपेगा, सब्जी लगाएगा। एक होता था जो किसानी का काम करेगा, एक होता था जो लोहार का काम करेगा, एक होता था जो सोनार का काम करता था, तो जो सोना का काम करता था उसको सोनार बोला गया। एक होता था जो व्यापारी का काम करता था, तो जो व्यापारी का काम करता था, दुकान चलाता था, चीजों को बेचता था, खरीदता था, उसको क्या बोला गया? बनिया बोला गया। तो ये सब जो जात है उस समय बन गए अलग अलग काम के आधार पे। तो याद रखिएगा, जो जाति है आपका समान पेशा या व्यवसाय के करने वाला समूह। तो एक ही तरह का जो पेशा करता है उसके समूह को क्या बोला गया? जाति बोला गया। अलग अलग जाति हम लोग देखते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? अभी तो बहुत सारा बदलाव आ गया। अभी जो है एजुकेशन, शिक्षा के कारण बहुत सारा बदलाव आ गया, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो जाति होता था, जो काम करता था उसका बच्चा भी वही काम करता था। एक तो मजबूरी हो जाता था, दूसरा जागरूकता नहीं था ना। अगर कोई लोहार है तो उसका बेटा भी लोहार बनता था, फिर उसका पोता भी क्या बनता था? लोहार बनता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही शिक्षा बढ़ते गया, देश के लोग जागरूक होने लगे, शिक्षा आते गया, तो लोग अब क्या सोचे कि भाई हमको पढ़ना है, अब जो हमारे बाबूजी जो काम कर रहे हैं वो काम हम नहीं करेंगे, हम दूसरा काम करेंगे। तो पढ़े लिखे और अपना जो काम है वो लोग का बदल लिए। तो आज आप देखिएगा ये सिस्टम लगभग आप काम के आधार पर देखिएगा, जाति तो रह गया, जाति तो वो आज भी है ना। बनिया जाति हो, ठीक है, सोनार जाति हो, लोहार जाति हो, मतलब जितना भी तरह का जाति है वो आज भी है। लेकिन अब जो है वो काम के आधार पर नहीं है। अब आपको लोहार कहीं नहीं मिलेगा, लोहार जाति मिलेगा लेकिन वो जाति आपका लोहा का काम नहीं करेगा। जो तेली लोग होते थे, तेल निकालने वाले, अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग अब पढ़े लिखे हो गए, समाज जागरूक हो गया। तो जाति तो रह गया लेकिन जाति वाला काम अब लगभग नहीं है। अब लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और जिसको जो मन कर रहा है वो काम कर रहा है। कोई जिसको बिजनेस करना है बिजनेस कर रहा है, जिसको नौकरी में जाना है नौकरी में जा रहा है ना, जिसको बाहर जाना है कमाना है वो बाहर जा रहा है। तो जिसको जो मन आ रहा है वो काम कर रहा है अपने इच्छा के अनुसार, अपने काबिलियत के अनुसार। लेकिन पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। पहले जो मान लीजिए जो मजदूरी का काम करता था या जो बड़ाही मिस्त्री था उसका बेटा बड़ाही मिस्त्री बनता था, लेकिन अब वैसा सिस्टम नहीं है। अब देश जागरूक हो गया है और धीरे धीरे समय लगा है लेकिन बहुत सारा चीज बदल गया है। प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज होते थे। हर एक जाति का अपना एक रीति रिवाज होता है, एक परंपरा होता है। शादी ब्याह अलग तरीके से करता है, भोज बरियात अलग तरीके से करता है। तो हर एक जाति का एक अपना रीति रिवाज होता है ना। विवाह और भोजन का अलग अलग परंपरा होता है। एक जाति के भीतर कई उपजातियां भी होती है। अब एक जाति के अंदर भी अलग अलग उपजाति होता है कि नहीं? तो समाज जो था अलग अलग जाति में बटा हुआ था काम के आधार पर, याद रखिएगा। लेकिन वो काम तो खत्म हो गया, अब उस काम के अनुसार अब जाति नहीं होता है। लेकिन जो जाति उस बन गया उस समय, जो कहला गया, वो आज भी चला आ रहा है। लेकिन धीरे 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 देखिएगा ये भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जो जाति है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा और सभी लोग एक समान हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये क्या था? वर्ण। वर्ण क्या है? तो पूरा जितना जाति था, जाति देखिए तो भैया बहुत सारा जाति है। अब सभी जाति को मिलाकर 4 बड़ा बड़ा समूह बना दिया गया। ठीक है, सभी जाति को मिलाकर 4 बड़ा समूह बना दिया गया, मतलब पूरे जाति को 4 समूह में बांट दिया गया। एक था आपका ब्राह्मण। अच्छा, जो समूह में बांटा गया उसको वर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा, वर्ण। तो वैदिक परंपरा पर आधारित समाज के 4 बड़े वर्ग हैं। समाज के कितने बड़े वर्ग है? 4 बड़ा वर्ग है जिसको वर्ण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, समाज को 4 वर्ग में 4 समूह में बांटा गया जिसको वर्ण बोलते हैं। और इस वर्ण में, इस समूह में सारा जो जाति है सबको इसमें रखा गया। एक था आपका वर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण में वो लोग होंगे, वह जाति होगा जो शिक्षा देगा, ज्ञान देगा और धार्मिक कार्य करेगा। तो जो जाति, ठीक है, शिक्षा का काम करेगा, ज्ञान का काम करेगा, धार्मिक काम करेगा, उसको
वर्ण में बोला गया ब्राह्मण वर्ण, जो क्षेत्र का सुरक्षा करेगा, युद्ध लड़ेगा, शासन करेगा, पूरा सिस्टम चलाएगा, उस वर्ण को कहा गया क्षत्रिय। क्या कहा गया? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है भैया रक्षा करना, शासन प्रशासन को चलाना। तो इसमें जो जाति था, जो शासन सुरक्षा और युद्ध वाला था, उसको क्षत्रिय कहा गया। वैसे जाति का समूह जो लोग कृषि करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, ठीक है, उस जाति को जितना भी समूह था उसको वैश्य कहा गया। क्या कहा गया? वैश्य। और जो हाथ से काम करते हैं, जो कुछ चीजों को बना रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उन सारे जातियों को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। तो ये 4 वर्ण है जिसको याद रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जितना भी जाति था सभी को इन समूह में रखा गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए सिस्टम है, धीरे 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 बदलाव हो रहा है, और एक समय आएगा देखिएगा जात पात वाला जो सिस्टम है धीरे 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 खत्म हो जाएगा। बड़ा बड़ा शहर में जाके देखिए, बड़ा बड़ा शहर में जाके देखिएगा तो किसी को कोई मतलब नहीं है आप किस जाति के हैं, आप किस धर्म के हैं, उसको मतलब है काम से मतलब है, सब लोग अपने में लगा हुआ है, सब लोग अपना काम कर रहा है, अपने तरीके से जीवन जी रहा है। लेकिन जब आप गांव इस समय आएगा तो थोड़ा बहुत तो दिख जाता है, क्योंकि एक नफरत के हिसाब से नहीं होता है, बट एक चला रहा है, धीरे धीरे देखिएगा बहुत सारा सुधार हो रहा है, बहुत सारा बदलाव हो रहा है। तो इसे घबराना नहीं है। ठीक है, जो भी धर्म के, जो भी जाति को, सबसे मेन काम है आपको सही इंसान बनना, और सबसे जरूरी है, ठीक है, आप किस वर्ण में हैं, किस जात में हैं, किस धर्म में हैं, वो अलग चीज है। सबसे बड़ा चीज है आप पढ़े लिखे इंसान है कि नहीं, आप सही इंसान है कि नहीं, ये मेन मायने रखता है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के अन्य भागों में विकास। तो भारत के और भी भाग में विकास हो रहा था। देखिए जो आपका हड़प्पा सभ्यता जो था आपका उत्तर पश्चिम इधर खूब बढ़ा फूला, क्योंकि इधर सिंधु नदी था। यह जो आपका द्वितीय नगरीकरण है वो गंगा के आसपास वाला क्षेत्र में बना। अब ये क्षेत्र बच गया, ये क्षेत्र बच गया, तो क्या इधर कुछ विकास नहीं हुआ? होगा। तो यहाँ पे तो खूब ज्यादा विकास हुआ। ये वाला क्षेत्र जो था आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इस सब में तो खूब विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपका जनपद और महाजनपद था। ये वाला साइड कुछ बच गया, ये वाला साइड में भी कुछ बच गया, लेकिन यहाँ पे भी देश जैसे विकास कर रहा था वैसे वैसे यहाँ पे भी विकास हो रहा था। ठीक है, अब 2 रास्ता बनाया गया, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब भैया व्यापार करना है, बिजनेस करना, तो रास्ता होना चाहिए ना। अब इधर से लोगों से मिलेंगे तो इधर से एक रास्ता होना चाहिए, और समुद्र की तरफ से जहाज पर कोई चीज भेजेंगे तो इधर से भी रास्ता होना चाहिए। तो इधर से एक रास्ता था, तो याद रखिएगा उत्तर पश्चिम से जो रास्ता था उसको बोलेंगे उत्तरापथ। क्या बोलेंगे? उत्तरापथ। और दक्षिण की तरफ से जो रास्ता था उसको बोलेंगे दक्षिणापथ, याद रखिएगा। तो द्वितीय नगरीकरण में प्राचीन भारत की बात करेंगे तो 2 बड़ा बड़ा रास्ता था, एक उत्तर पश्चिम की तरफ और एक दक्षिण की तरफ। उत्तर पश्चिम वाला जो रास्ता था याद रखिएगा उसको उत्तरापथ बोलेंगे, और दक्षिण में जो रास्ता था उसको दक्षिणापथ बोलेंगे। अब यह उत्तरापथ जो रास्ता था याद रखिएगा वो भारत से शुरू होकर गंगा के मैदानों से होता हुआ पूर्वोत्तर भारत तक जाता था। यह प्रमुख व्यापार और यात्रा का मार्ग था। उत्तर पश्चिम से होकर गंगा के मैदान से होकर पूर्वोत्तर जो भारत है, यहाँ पे मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, वहां तक जुड़ा हुआ था। तो दक्षिण जो उत्तरापथ था याद रखिएगा वो उत्तर पश्चिम से होकर गंगा का मैदान होकर पूर्वोत्तर भारत तक जुड़ा हुआ था। सबसे क्या होता था? व्यापार होता था, लोग आते थे जाते थे। दक्षिणा पंथ जो था याद रखिएगा कौशाम्बी, जो आज का प्रयागराज है, प्रयागराज के पास, तो कौशाम्बी से शुरू होकर, मतलब प्रयागराज से शुरू होकर बिंदु पर्वत यहाँ पे था, उससे पार करते हुए दक्षिण भारत तक जाता था। तो याद रखिएगा यह जो आपका दक्षिणा पथ था यह दक्षिण को जोड़ता था उत्तर से। तो दक्षिण से उत्तर जाने वाला जो रास्ता था वो था आपका दक्षिणा पथ। और दक्षिणा पथ से एक काम होगा, समुद्र से जो भी जहाज आ जाएगा उससे सामान यहाँ पे उतारेंगे, और यहाँ से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? उत्तर की तरफ पहुंच जाएंगे। तो उत्तर में जितना भी राजा लोग था उन लोग का सारा जो सामान वामान आएगा, पहले सामान वामान कोची पे आता था? जहाज पे आता था। तो जहाजबाज
जो नाव था उसके सहारे आता था, तो इधर से एक रास्ता था, और यह दक्षिणा पथ जो था दक्षिण को उत्तर से जोड़ता था। यह दक्षिण भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग था, याद रखिएगा। अब अंतिम बिंदु हम लोग पढ़ेंगे भारत के अन्य भागों में कैसे कैसे विकास हुआ। तो याद रखिएगा ओडिशा का एक प्रमुख नगर था जिसका नाम था शिशुपालगढ़। शिशुपालगढ़ इसका नाम याद रखिएगा। उड़ीसा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण शहर था, बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था, जो बहुत विकसित था। यहाँ पे बहुत मजबूत दुर्ग था, बहुत मजबूत किला था, बहुत मजबूत किला था। ठीक है, जो सड़क था वो चौड़ा चौड़ा था, और जो नगर था बहुत ही व्यवस्थित था, पूरा चौड़ा रोड था, नाली उली का सारा सिस्टम बना हुआ था। ठीक है, किस शहर में? शिशुपालगढ़ में। कहां पर था? उड़ीसा में था। उसके बाद दक्षिण भारत में सोना का, रत्न का, मसाला का खूब व्यापार हुआ। जैसे केरल जो है कितना फेमस है, ठीक है, क्योंकि वहां से समुद्र से आवाजाही जो था, समुद्र के रास्ते बहुत ही आसान था। भारत तथा विदेशों के साथ व्यापार हुआ। भारत में तो व्यापार हुआ ही, बहुत सारे अलग अलग देशों के साथ भी क्या हुआ? व्यापार हुआ। दक्षिण भारत के विकास तो लगभग 400 ईसा पूर्व नगरों का विकास हुआ। 3 प्रमुख राज्य उभरे। तो दक्षिण भारत का भी विकास हुआ, और इसमें 3 राज्य उभरे, याद रखिएगा। एक चोल जो है आपका तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु का जो पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? चोल। और चेर जो हो गया, उस समय जो ये शहर था, जो राज था आपका चेर, ये आपका हो गया केरल। तो ये सब तीनों जो एक हो गया आपका पांड्य। तो ये चोल, चेर, पांड्य जो है ये आपका पड़ेगा, याद रखिएगा, तमिलनाडु में, केरल में। तमिलनाडु और केरल वाला जो एरिया था वो यही था, चोल, चेर और पांड्य। लगभग 300 से 200 ईसा पूर्व तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप व्यापार और संस्कृति से जुड़ गया। उपमहाद्वीप जब भी बोला जाएगा तो याद रखिएगा प्राचीन भारत, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब था, उसको क्या बोलेंगे? उपमहाद्वीप। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप था उसका व्यापार जो था और संस्कृति जो था पूरे भारत में फैल गया, और इसका जो व्यापार था केवल देश में ही सीमित नहीं रहा, दूसरे देशों तक, विदेशों तक चला गया। ठीक है, याद रखिएगा 300 से 200 ईसा पूर्व पूरा भारत जो था, ठीक है, व्यापार के मामले में, संस्कृति के मामले में पूरा भारत से जुड़ गया, और व्यापार जो था विदेशों तक होता था। उसके बाद महाजनपदों का अंत हुआ और नए राज्य और साम्राज्य का उदय शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? राजा और शक्तिशाली हो गया, और महाजनपद को मिला मिलाकर नया नया बड़ा बड़ा राज्य बनाया। राज मतलब याद रखिएगा, राजा जहां शासन करता है, राजा जहां शासन करता है, तो क्षेत्र और बड़ा करता गया, और बड़ा जो क्षेत्र होता है जहां पे राजा शासन करता है उसको राज्य, या उसी को हम लोग बोलते हैं साम्राज्य। क्या बोलते हैं? साम्राज्य। तो इसको अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस पे आधारित जो महत्वपूर्ण बिंदु जितना हम लोग पढ़े, इस पे आधारित अब हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। पहला है आपका, भारत का द्वितीय नगरीकरण मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत का जो प्रथम नगरीकरण था वो आपका सिंधु नदी के आसपास हुआ था, हड़प्पा सभ्यता। और जो द्वितीय नगरीकरण था जहां पे जनपद और महाजनपद बना था, वो आपका कौन सा मैदान था? जो गंगा के आसपास वाला मैदान था, ठीक है, गंगा का मैदान। भारत के द्वितीय नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या था? तो द्वितीय नगरीकरण में भैया लोहा तकनीक था, बहुत सारा लोहा का उपयोग किया गया, कृषि किया गया और व्यापार किया गया, जिससे द्वितीय नगरीकरण का बहुत अच्छा से विकास हो गया। कुल कितने महाजनपद थे? तो उस समय 16 महाजनपद थे, आपको बता चुके हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो 16 महाजनपद है इसके बारे में किस किताब में बताया गया, किस ग्रंथ में बताया गया? तो याद रखिएगा वो जो ग्रंथ था बौद्ध ग्रंथ था, जिसका नाम था अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय जो था बौद्ध ग्रंथ था, मतलब बौद्ध लोगों का एक धार्मिक किताब था, जिसमें महाजनपद के बारे में बताया गया था। भैया ये 16 महाजनपद था, लिखित बताया गया था, इसको आप झुठला नहीं सकते हैं, क्योंकि उस समय जो था, याद रखिएगा, जनपद महाजनपद के समय, द्वितीय नगरीकरण के समय किसका विकास हुआ था? किस धर्म का विकास हुआ था? बौद्ध, जैन और उत्तर वैदिक। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो याद रखिएगा मगध, जिसको हम लोग किसी न किसी चैप्टर में, अगला चैप्टर में पढ़ेंगे मगध के बारे में। तो मगध जो था सबसे मजबूत शक्तिशाली महाजनपद था।
मगध की राजधानी कहां था? तो याद रखिएगा राजगृह। राजगृह, उसके बाद क्या हो गया? पाटलिपुत्र। कौशल की राजधानी क्या थी? याद रखिएगा श्रावस्ती। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। राजधानी ये सब याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अवंती, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। गंगाधर की राजधानी कहां थी? तक्षशिला। वज्र की राजधानी क्या थी? वैशाली। मल की राजधानी कहां थी? कुशीनगर। अंक की राजधानी कहां थी? चंपा। कौन से महाजनपद गणराज थे? ये आपको बता चुके हैं। गणराज मतलब जहां पर राजा का शासन नहीं होता है, प्रजा का शासन होता है, लोग वोट देके चुनते हैं। तो कौन सा महाजनपद था? याद रखिएगा वज्र और मल। वज्र और मल ऐसे महाजनपद थे जहां पे राजा को लोग चुनते थे। गणराज में राजा का चुनाव कौन करता था? तो जो गणराज था जैसे वज्र और मल, वहां पे सभा या समिति के लोग चुनते थे। महाजनपद काल में राजा का पद सामान्यतः कैसा होता था? तो वंशानुगत होता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। भारत के प्रथम सिक्के कौन से थे? आहत के सिक्के, याद रखिएगा। सिल्वर को काट के उस पर मोहर मार के बनाया जाता था, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आहत के सिक्के। आहत करके बनाया जाता था। आहत सिक्कों पर चिन्ह कैसे बनाए जाते थे? ठोक कर, उसको पंच मारकर, जिस तरह मोहर मारते हैं ना, वैसे उसको थोड़ा गर्म करके और लोहा का मोहर मार दिया जाता था, ठीक है, तो ठोक कर, पंच मारकर। महाजनपद काल में सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी थी? तो लोहा की। लोहा का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था। लोहे के प्रयोग से किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ? तो कृषि और युद्ध क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में लोहा का उपयोग हुआ और युद्ध में भाला तलवार से बना। भारत के दो प्रमुख प्राचीन व्यापार मार्ग कौन थे? तो दो रास्ता था जो प्राचीन भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था, एक उत्तरापथ और एक दक्षिणापथ। उत्तरापथ आपको बता चुके हैं, यह उत्तर को जोड़ता था, उत्तर पश्चिम को जोड़ता था गंगा से होके पूर्वोत्तर की तरफ, और दक्षिणापथ जो था दक्षिण को जोड़ता था उत्तर से। जनपद शब्द का अर्थ क्या? याद रखिएगा जनपद। जन मतलब होता है लोग, जहां जन अपने पद मतलब चरण रखे हो, तो जहां पे लोग अपने पद अपने चरण रखते हो उस जगह को बोलेंगे जनपद। किले के चारों ओर बनी पानी से भारी खाई को क्या बोलते थे? एक खाई बनता था जिसमें पानी भर दिया जाता था ताकि दुश्मन नहीं आए, उसको क्या बोला जाता था? परीखा। भारतीय समाज की दो प्रमुख व्यवस्थाएं कौन सी थी? एक वर्ण और जाति। उस समय पूरा समाज जो था उसको बांटा गया था जाति और वर्ण में, बांटा नहीं गया था अपने आप, ठीक है, काम के आधार पर होते गया होते गया। चार वर्ण कौन कौन से थे? तो बता चुके हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। याद रखिएगा। कास्ट शब्द किस भाषा से आया? तो याद रखिएगा कास्ट जो शब्द है वो आपका पुर्तगाली शब्द है। किससे बना है? कास्टा से। पूर्वी भारत का प्रमुख प्राचीन नगर कौन सा था? शिशुपालगढ़, जो ओडिशा में था, आपको बता दिए। दक्षिणी भारत के तीन प्रमुख राज्य कौन से थे? दक्षिण भारत में तीन राज्य जो बहुत तरक्की किए थे, चोल, चेर और पांडे। चोल, चेर और पांडे राज्यों का उल्लेख जो है किस किताब में मिलता है, किस साहित्य में मिलता है? तो याद रखिएगा प्राचीन तमिल साहित्य में इसका व्याख्या किया गया है। द्वितीय नगरीकरण का सबसे बड़ा तकनीकी परिवर्तन क्या था? द्वितीय नगरीकरण जो था उतना तरक्की कैसे किया? तो धातु का इस्तेमाल करके, ठीक है, तो धातु का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ युद्ध में भी और कृषि में भी, जिससे, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण का खूब ज्यादा विकास हुआ। तो दोस्तों इस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ लिए और इससे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे सारे बिंदु को भी पढ़ लिए। आशा करते हैं यह आपको अच्छा लगा होगा, सारे बिंदु को समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।